Hello, learners. This is Deepti Sharma, your biology teacher, and today we are going to talk about something that should be discussed more often in our society. पर पता नहीं क्यों आज भी इन टॉपिक्स के बारे में बात करते हुए कुछ शाइनेस, कुछ ऑकवर्डनेस ही हमारी सोसाइटी के अंदर नजर आती है। ये एक ऐसा इवेंट है जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन के हर इंडिविजुअल मेंबर को अफेक्ट करता है। हर इंडिविजुअल मेंबर इसके बारे में जानता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जब हम डिस्कशन करने लगते हैं तो लोग कतराने लगते हैं, भागने लगते हैं। आज हम इस टॉपिक जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जनरल लैंग्वेज में जिसे पीरियड्स बोलते हैं, वो इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पार्ट है और आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लास 12th के अगर हम बोर्ड प्रिपरेशन के लिए बात करें तब भी हम इस टॉपिक को आज कंप्लीटली कवर कर लेंगे और नीट की प्रिपरेशन के एस्पेक्ट से देखें तो भी हम आज इस टॉपिक में जो भी चीजें आती हैं उन्हें डिटेल से देख लेंगे। और आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज हम बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कितने फेजेस होते हैं, हर फेज में क्या क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब शुरू होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब खत्म हो जाती है, इससे फीमेल बॉडी के ऊपर क्या असर होता है, ये हमारी ह्यूमन रेस को कंटिन्यू करने में क्या इंपॉर्टेंस रखती है। इस तरीके की सभी चीजें आज हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करते ही हम सबसे पहले समझेंगे इसकी डेफिनेशन को। हम समझेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एग्जैक्टली होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नोट्स एंड दैट इज राइट हेयर ऑल सेट विद अस। सी, हम लोगों ने बोला था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले हम समझेंगे कि उसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होती है। शुरू की 3 लाइनें आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिफाइन करते हुए यहाँ दिख रही हैं। सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस दैट अकर इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल प्राइमेट्स। इन 3 लाइनों में ही हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे उठ सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपके बोर्ड में इसका क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको बहुत अच्छे से साइंटिफिकली डिफाइन कर सकते हैं। सी, पहला ही वर्ड कहता है सीरीज, यानी एक स्टेप नहीं है, कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो हो रहे हैं। साइक्लिक चेंजेस, चेंजेस यानी बदलाव, साइक्लिक बोल रहे हैं यानी ये चीज बार बार होती है, एक ऐसी साइकिल है जो बार बार रिपीट हो रही है। दैट अकर इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल प्राइमेट्स, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हो रहा है, यानी ये हमारे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से किसी ना किसी तरीके से रिलेट करता है। साथ ही हमने बोला ऑफ फीमेल प्राइमेट्स, यानी अगर हम मेल और फीमेल में बात करें तो ये प्रोसेस आपको फीमेल बॉडी के अंदर होता हुआ दिखेगा। और लास्ट में आपका वर्ड आता है प्राइमेट्स। आप यहाँ से एक और चीज समझेंगे, जैसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका वो साइक्लिक चेंज है जो आपको फीमेल प्राइमेट्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा। प्राइमेट्स आपके मंकीज, ह्यूमन बींग्स जैसे एनिमल्स को बोलते हैं, जबकि नॉन प्राइमेट एनिमल्स के अंदर होने वाला जो ये आपका साइक्लिक चेंज है जो आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखने मिलता है, इसको हम ओएस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। नॉन प्राइमेट का एग्जाम्पल हो गया बच्चे फिशेस। आपको दूसरे पॉइंट में ये बात पता लगती है दैट इट इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 टू 29 डेज। 28 टू 29 डेज अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो एक महीने के अंदर 30 से लेकर 31 दिन होते हैं। यानी ये जो भी साइकिल है, ये जो भी लूप होल है, ये ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर 28 से 29 डेज यानी एक महीने के अंदर के समय में क्या होता है, रिपीट होता है। अगर हम बात करें कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो आपका फेज है ये स्टार्ट कब होता है, ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। वर्ड आ गया बच्चे प्यूबर्टी। समझना जरूरी है कि प्यूबर्टी एग्जैक्टली होता क्या है। जब कोई बच्चा पैदा होगा उस चीज को हमने बोल दिया बर्थ। उसके बाद आता है बचपना जिसे हम बोलते हैं चाइल्डहुड। फिर उसके बाद आती है जवानी जिसे हम बोलते हैं एडल्टहुड। क्या हमने बीच में कुछ मिस किया? बिल्कुल। जैसे ही हमने बोला कि बर्थ हुआ उसके बाद बचपना आया, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड से एडल्टहुड यानी जवानी का जो समय है, बचपने से जवानी को जोड़ने वाला ये जो ब्रिज है जिसे हम टीनेज बोलते हैं, उसी को हम साइंटिफिकली बायोलॉजिकली प्यूबर्टी कहकर बुलाते हैं। ये एक ऐसी स्टेज ऑफ लाइफ है जिसके अंदर चाहे हम मेल्स में बात करें या फीमेल्स में बात करें तो स्ट्रक्चरल और हार्मोनल दोनों ही एस्पेक्ट्स में बहुत सारे तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो बॉयज हो या गर्ल्स हो दोनों के अंदर कॉमन चेंजेस होते हैं, जबकि कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो आपको सिर्फ बॉयज के अंदर देखने को मिलेंगे और कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो आपको सिर्फ फीमेल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक ऐसा चेंज है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अकरेंस आती है बच्चे, ये सिर्फ फीमेल्स के अंदर ही आती है, जिस चीज को हम पीरियड्स के नाम से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो प्यूबर्टी के टाइम पर हमारे पीरियड्स शुरू होते हैं और वो जो आपको पहले पीरियड्स किसी फीमेल को आते हैं, किसी ह्यूमन फीमेल को आते हैं, उस चीज को हम यहाँ पर मिनार्क कहकर डिनोट कर रहे हैं। और जब किसी फीमेल यानी ह्यूमन फीमेल के अंदर
लास्ट पीरियड्स अगर किसी की अकरेंस होती है यानी परमानेंट स्टॉपेज हो जाती है इस साइकिल की, तो उस फेज को हम मीनोपॉज बोलते हैं, जो कि 45 टू 53 इयर्स ऑफ एज में फीमेल्स के अंदर हो जाता है। ये जो बच्चे आपने दो वर्ड्स देखे, एक मीनार्क और एक मीनोपॉज, सीधे सीधे नीट में इन पे फैक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने अब डेफिनेशन डिस्कस कर ली, हमने ये डिस्कस कर लिया कि एग्जैक्टली मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, दूसरा हमने बात करा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू कब होती है, और साथ ही साथ हमने बात करी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म कब होती है। तो अब हम चलते हैं आगे। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पर बात करें बच्चे, तो इसके अंदर इन टोटल 4 फेजेस होते हैं। अगर हम इनके नाम लें तो पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा फेज है फॉलिकुलर फेज, तीसरा फेज है ओव्यूलेटरी फेज और चौथा फेज है ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम प्रोलिफरेटिव फेज भी होता है और ल्यूटियल फेज का दूसरा नाम सिक्रीटरी फेज भी होता है। पर इनके ये दूसरे नाम क्यों है, ये तब पता लगेगा जब हम इन फेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद मेंस्ट्रुअल फेज। अगर हम पहले ही फेज पर बात करें तो देखो, इन्होंने आपको बोला कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 3 फेजेस आ रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर इसको 3 फेजेस इसलिए बोला है बच्चे, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ओव्यूलेटरी फेज को, तो कई बार हम ओव्यूलेटरी फेज को हम फॉलिकुलर फेज के अंदर ही कंसिडर कर लेते हैं। आइए एक एक फेज को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पीरियड्स, जिस चीज को हम जनरली पीरियड्स बोलते हैं, वो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल का ही एक पार्ट है और वो पार्ट जो है वो बायोलॉजिकली मेंस्ट्रुअल फेज कहलाता है। नॉर्मली 3 से 5 दिन चलता है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। सवाल ये है कि वेजाइनल ब्लीडिंग होती क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ इन्होंने बोला ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ एंडोमेट्रियम अलोंग विद ब्लड वेसल्स थ्रू वेजाइना। अब बच्चे इन्होंने हमें एक साइंटिफिक सी बात बता दी। इन्होंने बोला कि जो आपकी एंडोमेट्रियम होती है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और उसका रिमूवल हो जाएगा आपके वेजाइना के थ्रू, जिसके थ्रू क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। और ये कुछ जो ब्लड वेसल्स आपके एंडोमेट्रियम में प्रेजेंट होती हैं, ये शरीर से बाहर निकल जाती हैं। बात ये है कि एंडोमेट्रियम होता क्या है, एंडोमेट्रियम टूट क्यों रहा है, इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करके आते हैं एंड देन वील कंटिन्यू विद आवर नोट्स। सी, जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करते हैं बच्चे, तो हमें ये समझना है कि एंडोमेट्रियम क्या होता है। आप लोगों ने यूट्रस के बारे में तो सुना ही होगा, यूट्रस के नाम से जान लीजिए, या फिर आप यूट्रस को वूम के नाम से भी जान सकते हैं, जिस चीज को हम कोख भी बोलते हैं। ये आपकी फीमेल बॉडी का वो पार्ट होता है जिसके अंदर इम्प्लांटेशन होती है, यानी आपका जो जाइगोट बना है उसकी एम्ब्रियो में जो डेवलपमेंट होनी है वो इसी पार्ट के वॉल्स में होती है। और किस वॉल में होती है स्पेसिफिकली, उसी का नाम है एंडोमेट्रियम। अब क्या होता है बच्चे, हमारे शरीर के अंदर हर महीने एक एग रिलीज होता है और ये जो एंडोमेट्रियम है ये पता नहीं क्यों खुद से ही ये बात मान लेता है कि आपका ये जो एग है ये किसी ना किसी स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाएगा। जब ये आपके एग की फर्टिलाइजेशन की एक्सपेक्टेशन करने लगता है तो इसकी डेवलपमेंट होने लगती है। ये आपके फर्टिलाइज्ड एग के लिए प्रिपरेशंस करने लगता है, उसको नरिशमेंट देने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए तैयारियां शुरू करने लगता है। लेकिन जब वो एग फर्टिलाइज नहीं होता है और ये देखता है कि वो एग अभी भी अनफर्टिलाइज्ड ही है, तो ये एंडोमेट्रियम जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि अब इसकी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब ये ब्रेक डाउन होता है तो इसके अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो भी इसके अंदर ब्लड होता है, म्यूकस होता है, लिक्विड होता है, वो हमारे विजाइना के थ्रू ब्लीड आउट हो जाता है और इसी चीज को हम जनरली पीरियड्स बोलते हैं। सारी चीजें डिस्कस कर ली हम लोगों ने, इस बारे में बात कर लिया कि ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग क्यों हो रही है। इन्होंने लास्ट में एक रीजन लिखा है, प्रोजेस्टेरियन लेवल नीचे चला जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। इस बात को समझने के लिए हमें पहले एंड ऑफ द वीडियो तक जाना पड़ेगा और लास्ट में हम इस लाइन को भी जरूर समझेंगे। फिलहाल हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल फेज डिस्कस कर लिया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला फेज जिस चीज को हम पीरियड्स भी बोलते हैं। हमने बोला इसके अंदर ये हुआ कि यूट्रस, जिसे हम वूम्ब या फिर कोक भी बोलते हैं, उसकी जो सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम लाइनिंग है जिसके अंदर जाइगोट से बच्चे की एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट होती है। अब क्या हुआ, क्योंकि हमारा एग अनफर्टिलाइज था तो वो ब्रेक डाउन हो गई। ब्रेक डाउन हुई तो उसके अंदर के जितने भी ब्लड वेसल्स थे वो सारे के सारे म्यूकस और ब्लड की फॉर्म में वेजाइना के थ्रू बाहर आ गए। इसी चीज को हम पीरियड्स बोलते हैं, यही मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला फेज है। अब अगर हम दूसरे फेज पर बात करें बच्चे, तो दूसरे फेज का नाम होता है फॉलिकुलर फेज और इसको हम साथ ही साथ में आपका प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपका ये जो फॉलिकुलर फेज है ये 8 से 9 दिन का होता है। अब बच्चे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, आपके जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। सवाल ये है कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये सारी चीजें एग्जैक्टली हैं क्या। लेकिन अभी के लिए आप इस चीज को समझ के चलिए कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉलिकुलर फेज की,
तो इसके अंदर हमारे जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिस मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर जो अभी आप पीरियड्स के नाम से पढ़कर आए हैं एंडोमेट्रियम टूट गया था, फॉलिकुलर फेज के अंदर वो एंडोमेट्रियम दोबारा से बनने लग जाता है। यानी आप देख रहे हैं अभी अभी उसकी एक्सपेक्टेशंस टूटी हैं, एग अभी अभी अनफर्टिलाइज था, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उसकी दोबारा से एक्सपेक्टेशंस रेज हो गई और उसको लगा कि अब जो इस मंथ हमारा ओवम आएगा या जो एग आएगा वो फर्टिलाइज हो जाएगा, और उसके लिए उसने तैयारी भी यहाँ शुरू कर दी है। ये चीजें फॉलिकुलर फेज में हो रही हैं। और हमने एक चीज बोली थी कि जो आपका फॉलिकुलर फेज होता है उसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। प्रोलिफरेटिव का मतलब होता है बच्चे मल्टीप्लीकेशन। अभी हमने बोला कि एंडोमेट्रियम इसके अंदर रीजनरेट हो जाती है। रीजनरेट कैसे हो जाती है? उसके सेल्स जो है वो डिवाइड करने लगते हैं, जिस चीज को हम प्रोलिफरेशन भी बोल सकते हैं, और यही रीजन है कि हम फॉलिकुलर फेज को यहाँ पर प्रोलिफरेटिव फेज बोल रहे हैं। देखिए तीसरा फेज क्या आता है बच्चे, जब हम ओव्यूलेटरी फेज के बारे में बात करते हैं तो ओव्यूलेटरी फेज के अंदर क्या होगा, जिस फीमेल गैमीट एग ओवम के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस फेज के अंदर उस ओवम की क्या हो जाएगी, वो रिलीज हो जाएगा ओवेरियन फॉलिकल से। यानी अभी आपने जिस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के बारे में बात करी पिछले फेज में, उसमें से आपका ये फीमेल गैमीट जो है वो रिलीज हो जाएगा। और बच्चे ये सब हो कैसे रहा है, अब हम इन चीजों को डिस्कस करना शुरू करेंगे। सी सबसे पहले हमें ये समझना है बच्चे कि एग्जैक्टली oogenesis क्या होता है। देखो हम लोगों ने बात कर ली कि ओवम का रिलीज हो जाएगा। सवाल ये है कि ओवम का रिलीज तो तब होगा ना जब ओवम की फॉर्मेशन होगी। अब ओवम की फॉर्मेशन के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं oogenesis। इस चीज को आप देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाती हूँ कि oogenesis एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए oogenesis जो है बच्चे, अगर हम oogenesis को डिस्कस करें तो हमारा oogenesis तो जो है वो आपका वो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होगा, आपका जो फीमेल गैमीट जिसे हम ओवा बोल रहे हैं उसकी फॉर्मेशन होती है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट एग या फिर ओवम। अब बच्चे देखो यहाँ पर सवाल ये, हम ये बात जानते हैं कि जो पीरियड्स है या फिर जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी शुरुआत तो प्यूबर्टी में होती है, पर बात यह है कि ओवम की डेवलपमेंट कब शुरू होती है, oogenesis का प्रोसेस कब शुरू होता है। इस चीज का जवाब है बच्चे कि oogenesis की जो शुरुआत है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब हो गया जिस टाइम पर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट तो मदर बॉडी के अंदर होती है। अब हम ये बात जानते हैं बच्चे कि अगर मान लो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन पर बात करें तो उसके दो आउटकम्स हो सकते हैं, या तो मेल बेबी फॉर्मेशन होगा या फिर फीमेल बेबी फॉर्मेशन होगा। अगर हम फीमेल बेबी पर बात करें, हमने बोला प्यूबर्टी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो सिर्फ फीमेल्स के अंदर होते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल उसी एक चेंज का नाम है। तो अगर हम बात करें बच्चे oogenesis के बारे में यानी ओवम के प्रोडक्शन के बारे में, तो जो आपका फीटस है ना, जो छोटा बेबी अभी फॉर्म हो रहा है, उसकी मदर की बॉडी के अंदर ही उस छोटे बच्चे की एग की फॉर्मेशन यानी इन फीमेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होने लगती है। oogenesis की शुरुआत एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ही हो जाती है। अब हम अपने नोट्स पर वापस जाएंगे। जब आप ये बात समझ गए हैं कि oogenesis यानी फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट का जो प्रोसेस है उसकी एग्जैक्टली शुरुआत कब होती है, और अगर बच्चा अभी तक पता नहीं लगा है तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि oogenesis की जो फॉर्मेशन है बच्चे, वो हमारी अगर हम बात करें oogenesis का जो ये प्रोसेस है यानी फीमेल गैमीट की जो फॉर्मेशन है वो एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही शुरू हो जाती है। अब देखो आपका जो बच्चे ये ओवम है इसके बाहर क्या आ जाता है, एक आपका फॉलिकल आ जाता है, एक सैक आ जाता है, एक कवरिंग आ जाती है। मानिए ये है आपका oocyte, प्राइमरी oocyte। अभी हमने बोला ना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी एम्ब्रियो के टाइम पर आपका जो ओवम जिस फॉर्म में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। ये आपका प्राइमरी oocyte है तो इसके ऊपर एक सैक बन जाता है, एक बोरी बन जाती है, और उस बोरी को हम बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल। अब बात यह है बच्चे एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारी ओवरीज के अंदर यानी जो छोटा बच्चा पैदा होता है उसकी अगर हम ओवरीज के बारे में बात करें तो इन टोटल 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। लेकिन बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक जो ये बच्चा है ये जैसे जैसे डेवलप होता है उसके जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये ओवरी के अंदर डीजनरेट हो जाते हैं, और 2 मिलियन से सिर्फ 60 से 80 हजार आपके प्राइमरी फॉलिकल्स एक ओवरी के अंदर रह जाते हैं। यानी हम लोगों ने सबसे पहली बात ये समझी कि जो हमारी फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। दूसरी चीज हमने समझी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर जो हमारी ओवम की फॉर्म है उसे हमने प्राइमरी oocyte बोल दिया। तीसरी चीज हमने समझी इस प्राइमरी oocyte के बाहर एक सैक एक बोरी की फॉर्मेशन हो गई, इस बोरी को हमने ओवेरियन फॉलिकल बोल दिया। ओवेरियन फॉलिकल का यहाँ पर हमने नाम रख दिया प्राइमरी फॉलिकल। हमने बोला कि जिस टाइम पर बच्चे का बर्थ होता है उस टाइम ओवरीज के अंदर टोटल 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, और बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक जाने तक इस फीमेल बॉडी के अंदर अब एक ओवरी के अंदर सिर्फ 60 से
80,000 प्राइमरी फॉलिकल रह जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चे, हम लोगों ने तीनों फेजेस अभी देखो हमने डिस्कस कर लिए। हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल फेज पर डिटेल हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल फेज पर डिटेल में बात करी, फॉलिकुलर फेज का सिर्फ ओवरव्यू लिया, और ओव्यूलेटरी फेज में भी सिर्फ इतना ही समझा कि यहाँ पर ओवम का रिलीज हो जाएगा। ये सब हो कैसे रहा है इसके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। देखो बच्चे, जब हम बात करते हैं हमारे फॉलिकुलर फेज की, देखो बात ये है, अगर हम ये बोल रहे हैं कि oogenesis का प्रोसेस जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में शुरू हो जाता है, प्राइमरी फॉलिकल्स की फॉर्मेशन आपके बर्थ के टाइम पर ही हो जाती है, तो ऐसा क्या बदल रहा है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कि ये जो पीरियड्स वाली चीज है या मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली चीज है ये प्यूबर्टी के टाइम पर जाकर ही हिट कर रही है। हमने बोला था बच्चे कि प्यूबर्टी के अंदर मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस स्ट्रक्चरल भी होते हैं, हार्मोनल भी होते हैं। तो जो फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। देखते हैं कि वो एग्जैक्ट चेंजेस हैं क्या। देखिए, आपके ब्रेन के अंदर एक बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस लोकेटेड होता है। हाइपोथैलेमस के थ्रू आपका एक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है। देखिए, अब यहीं पर समझ लीजिए बच्चे, हम लोग बायो के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है उन सभी के फंक्शन को रेगुलेट करने वाला ये जो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे हम उन सबका मास्टर बोलते हैं। पर इस मास्टर ग्लैंड का भी एक मास्टर है, और उस मास्टर को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुए, और वहां से उसने पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करा, और आपके दोनों गोनाडोट्रोपिन्स जो हैं यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन दोनों का रिलीज जो है वो शुरू हो गया। अब ये जो आपके दो हार्मोन्स रिलीज हुए हैं ना, ये आपके उन ओवेरियन फॉलिकल्स पर काम करेंगे जो फीमेल बॉडी के अंदर अब तक डॉर्मेंट पड़े हुए हैं। इन ओवेरियन फॉलिकल्स पर जब वो काम करेंगे तो अब आपके वो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल्स में बदलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में बदलेगा, और टर्शियरी फॉलिकल आपका ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद ये जो आपका ग्राफियन फॉलिकल बना है, यहां से होगा एस्ट्रोजन का रिलीज। ये जितने भी नाम हम बच्चे ले रहे हैं, चाहे हम जीएनआरएच के बारे में बात करें, एलएच के बारे में बात करें, एफएसएच के बारे में बात करें, एस्ट्रोजन के बारे में बात करें, ये सभी आपके हार्मोन्स हैं। हमने शुरुआत करी हाइपोथैलेमस से, जीएनआरएच रिलीज करवाया, पिट्यूटरी के ऊपर फंक्शन करवाया, वहां से एलएच और एफएसएच रिलीज करवाए, और इनका काम था एफएसएच का कि ये ओवेरियन फॉलिकल के ऊपर काम करे, उनकी डेवलपमेंट शुरू करे, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, और टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन करवा दे। अब इस ग्राफियन फॉलिकल ने एस्ट्रोजन का रिलीज करा, और इस एस्ट्रोजन ने फाइनली फॉलिकुलर फेज में एंडोमेट्रियम की रीजनरेशन शुरुआत करवाई। यानी कि अगर आपसे कोई ये सवाल करने लगे कि जब हमारे अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स बचपन से प्रेजेंट है तो ये पीरियड्स वाली चीज एट द टाइम ऑफ टीनेज क्यों शुरू हुई, तो इस चीज का जवाब होगा कि हार्मोनल चेंजेस कुछ इस तरह से हुए कि उन्होंने आपकी फीमेल बॉडी के अंदर ऐसी चीजें स्टार्ट करी कि पीरियड्स होने शुरू हो गए, और सारा का सारा काम जो शुरू होता है वो आपका हाइपोथैलेमस से होता हुआ, पिट्यूटरी से आता हुआ, आपके फॉलिकल्स पर काम करता हुआ, एस्ट्रोजन रिलीज करवाता हुआ, फाइनली एंडोमेट्रियम की रीजनरेशन करवा देता है बच्चों। इसके बाद देखो, जो ये आपका एस्ट्रोजन है ये जाकर काम करता है पिट्यूटरी पर। ये पिट्यूटरी से लड़ाई करने लगता है कि अगर मेरा रिलीज हो रहा है तो अभी एलएच और एफएसएच का रिलीज नहीं होगा। इस चीज को हम बोलते हैं बच्चे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जब किसी चीज की सिक्रीशन किसी दूसरी चीज की सिक्रीशन को रोकती हो, किसी चीज की सिक्रीशन को इनहिबिट करती हो, तो उस चीज को हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। अब देखो, हमारा एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसे अब चाहिए थे फ्रेंड्स। उसने पहले तो बोल दिया कि एलएच और एफएसएच का रिलीज बंद करवा दो, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो बोर होने लगा तो उसने बोला कि आप एक काम करो, एलएच और एफएसएच को रिलीज करवा दो। अब इस टाइम पर आपका एस्ट्रोजन भी रिलीज हो रहा है, एलएच भी रिलीज हो रहा है, एफएसएच भी रिलीज हो रहा है। अब एलएच जो है भैया वो तो फैल गया, एलएच का रिलीज शुरू हुआ और उसने बोला कि मैं तो बहुत ज्यादा रिलीज होऊंगा, तो आपका जो एलएच का रिलीज था वो बिल्कुल पीक पर चला गया। इस चीज को हम बोलते हैं एलएच सर्ज, और इसी वजह से फाइनली आपका वो जो ग्राफियन फॉलिकल था ना वो रप्चर हो जाएगा, और उसमें से आपका ये जो फीमेल गैमीट है ओवम, ये रिलीज हो जाएगा। इस चीज को हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। अब क्या हुआ, ओवम तो रिलीज हो गया, ग्राफियन फॉलिकल फट गया, जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल का हिस्सा है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। और ये जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है बच्चे, ये प्रोजेस्टेरियन और एस्ट्रोजन दोनों ही हार्मोन्स के रिलीज को बढ़ा देता है। रिलीज बढ़ा देता है तो एक टाइम के बाद क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक आने लगता है, आपका प्रोजेस्टेरियन का लेवल कम हो जाता है,
प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, तो आपकी एंडोमेट्रियम जो है वो फिर से टूट जाती है। और हम जानते हैं जैसे ये एंडोमेट्रियम टूटेगी तो हमारा मेंस्ट्रुएशन जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। अब बच्चे, अब हमें वो बात समझ में आ सकती है जो हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ी थी कि एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज हमने बोला कि इसका रीजन ये होता है कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो जाएगा। अब क्योंकि हमने सारी की सारी चीजें पढ़ ली हैं, अब हम जानते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, वो डिजनरेट क्यों हो रहा है। यानी अगर हम शुरुआत से लेकर चलें बच्चे, तो हमने सबसे पहले बोला कि आपकी जो फीमेल प्राइमेट्स होती हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कुछ बदलाव आते हैं, जिस चीज को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। एवरेज इंटरवल इनका 28 से 29 दिन का है। शुरुआत इनकी प्यूबर्टी में होती है, जिस चीज को हम मिनार्क बोलते हैं। एंड इनका एट द टाइम ऑफ 45 टू 53 इयर्स ऑफ एज होता है, जिस चीज को हम मेनोपॉज बोलते हैं। हमने इसके बाद बताया कि oogenesis का प्रोसेस एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होता है। प्राइमरी oocytes बन जाते हैं, ऊपर एक बोरी आ जाती है, इस बोरी को ओवेरियन फॉलिकल बोलते हैं और इसका नाम रख देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल एट द टाइम ऑफ बर्थ 2 मिलियन होते हैं, लेकिन टिल द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कम्स आपके ये 2 मिलियन ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं वो सिर्फ 60 से 80 हजार रह जाते हैं एक ओवरी के अंदर। इसके बाद हमने बात करी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 4 फेजेस होते हैं और हमने बोला एक फेज का नाम है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसे हम पीरियड्स बोलते हैं। इसके अंदर आपका एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और वेजाइना के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग बाहर आ जाएगा। हमने बात कर ली यहाँ पर कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाता है। इसके बाद हमने बात करी बच्चे फॉलिकुलर फेज के बारे में। अब आप जानते हैं कि फॉलिकुलर फेज जो है इस टाइम पर एफएसएच के बढ़ जाने की वजह से प्राइमरी फॉलिकल जो है वो सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप होगा और साथ ही साथ एंडोमेट्रियम की भी रीजनरेशन होने लगेगी। एंडोमेट्रियम की रीजनरेशन एस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से हो रही है। अब हमें ये बातें इसलिए समझ आ रही हैं क्योंकि अब हम पूरी की पूरी वीडियो देखकर आ चुके हैं। इसके बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज। अभी हमने बोला था ना, एक टाइम आता है जब एलएच पीक पर होता है और उस एलएच सर्च की वजह से वो ओवम जो है वो ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाता है और इस चीज को हम ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। और इसके बाद हमने बोला कि ग्राफियन फॉलिकल के जो बचे कुछ हिस्से होते हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम का काम ये है कि वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज बढ़ाएगा। सी एस्ट्रो, ये सारी चीज हमने अभी डिस्कस कर ली। हमने बोला कि कॉर्पस ल्यूटियम का काम ये है कि वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मान लो यहाँ पर आपका एग फर्टिलाइज हो जाता है तो आगे प्रेगनेंसी वाली साइड पर चले जाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारा जो एग है वो अनफर्टिलाइज रहता है तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के लेवल ड्रॉप हो जाते हैं। लेवल ड्रॉप होते ही आपकी एंडोमेट्रियम टूट जाती है और दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। So by today's video you came to know about the complete process of menstrual cycle। और ये बच्चे, इसके अंदर हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस करे हैं आपकी क्लास 12 के भी सभी चीजें डिस्कस हो गई हैं और आपके नीट के एस्पेक्ट से भी अगर हम बात करें तो हमने कुछ नहीं छोड़ा है। इस वीडियो के अंदर बच्चे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को डिस्कस करा गया है, तो हम इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल का बहुत अच्छा डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर गिवन है, उसको भी एक बार प्लीज थॉरली देख लेंगे। टिल देन ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।